नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 9 पार्ट 2 दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो हम ये इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं। फीचर्स ऑफ द मुगल इंपीरियल स्ट्रक्चर। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एन इंपीरियल स्ट्रक्चर वर क्रिएटेड इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज। अब ये जो मुगल का इंपीरियल स्ट्रक्चर है या कोर्ट का स्ट्रक्चर है, क्या होता है या फिर कैसा है, ये उसके फीचर्स क्या क्या है 16th और 17th सेंचुरी में जो रहा है। कोर्ट वॉज द सेंटर ऑफ मुगल पावर। अब जितना दूर दूर तक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, रूल था, वहां पर क्या होना है वो सब सेंटर जो कोर्ट है वहां पर डिसाइड होगा। और इसीलिए काफी सारे जो एम्पायर्स थे जिसमें ऐसा देखा जाता है कि जो सेंटर है वो हर एक चीज का या फिर जो सिटी है, मेन सिटी है या कैपिटल सिटी है, जो भी वो इन पावर्स का मेन सेंटर रहता है कि वहीं से सब कुछ होना है। Political alliances and relationships were made and status and hierarchies were defined। यहीं पर ही सब कुछ होता था कि पॉलिटिकल अलायंसेस बन रहे हैं, रिलेशनशिप्स नई नई बन रही है, और फिर जो कोर्ट में लोग हैं उनका क्या वहाँ पर स्टेटस और हायरार्की, कौन ऊपर कौन नीचे कितना है, ये सब वहीं पर डिफाइन होती है और देखने से भी पता चल जाता था। क्योंकि ऐसे सिस्टम होते थे, जैसे हम आगे अभी देखेंगे, सजदा वगैरह या प्रणाम जो भी वो लोग करते थे, उनको करने से ही उसका भी सामने वाले का जो स्टेटस है वो पता चल जाएगा कि कहाँ तक आता है। सेम ऐसे ही कि भाई जो ज्यादा ऊंचे पद के हैं वो कोर्ट में राजा के उतने ही पास वाली सीट पे बैठेंगे, और जो दूर दूर बैठे हैं दैट मीन्स वो और उनका स्टेटस नीचे होता जाता है। तो इसीलिए जो कोर्ट है वो काफी सारी चीजों को डिफाइन कर देता था। The political system of Mughals was based on a combination of military power accommodating various traditions of the subcontinent that the Mughals faced। Obviously जब मुगल एम्पायर था तो बहुत सारे अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। तो अकबर के टाइम पे स्पेशली उन्होंने, अकबर ने ये चीज शुरू की थी कि जो इंडियंस हैं, जो इरानियन है, पर्शियन को भी इसीलिए उसने कोर्ट की लैंग्वेज बनाया था कि जो वहाँ के भी लोग हैं वो भी हमसे कनेक्टेड फील हों अपनी, जबकि खुद की टर्किश मदर जो टंग है उसको इतना नहीं दिया था महत्व। और सेम ऐसे राजपूत लोग हैं या फिर जो लोकल हैं उन लोगों को क्यों अपने पास इस महत्व दिया, इसी चीज को लेते हुए, और ये कोर्ट में भी दिखाई पड़ता था ये चीजों को। The reasons for the production of chronicles to convey a vision of enlightened kingdom to all those who came under its umbrella। अब ये जो क्रॉनिकल्स हैं ये इन सभी ने क्यों लिखवाए थे, तो एक अपना विजन लोगों तक पहुंचाने के लिए कि हमारा जो किंगडम है वो कितना अच्छा है, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, अपनी जो सक्सेस स्टोरीज है वो उन लोगों को दिखाने के लिए किंगडम की। ऑल रेजिस्टेंस, ये बताने के लिए कि भाई हमारे राज्य में जितने भी रेजिस्टेंस हुए उनका नियति था कि वो फेल होंगे ही होंगे। तो इसीलिए उनमें क्रॉनिकल्स में लिखा है कि भाई हमने इतना एम्पायर बढ़ाया, यहाँ जीत हासिल की और ऐसे ऐसे, इसीलिए काफी सारी इमारतों को बनवाया, वो भी क्रॉनिकल्स में मेंशन किया यही चीज को दिखाने के लिए। काउंट ऑफ द रूल फॉर पोस्टेरिटी, भविष्य के लिए या फिर लोगों के लिए ही है ये जो किंगडम है ये दिखाने के लिए। इवेंट सेंटर्ड ऑन द रूलर्स, जो भी चीजें हिस्ट्रीज में उसमें मेंशन है वो रूलर के आसपास की हैं, भाई कि राजा ने ये किया, राजा ने ऐसा किया, इतने कोर्ट हैं राजा के पास, इसकी फैमिली में ये लोग हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा है, ये नोबल्स हैं, इतना टैक्स आता है। मतलब सिर्फ उस कोर्ट या उस जो अकबरनामा है, जैसे शाहजहांनामा है, जो उनका नाम है, जिनके नाम से लिखी गई है, उनके चारों तरफ ही ये घूमता रहता है। और इसीलिए जो टाइटल्स है, अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, ये जो क्रॉनिकल्स है इन्हीं नाम से वो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि जो एम्पायर की हिस्ट्री है वो यानी कि उस इंसान की हिस्ट्री है। मतलब जो जिंदगी है उस समय की वो उस राजा के चारों तरफ ही घूम रही है सिर्फ। द फाइट ऑफ द रिटन वर्ड, अब अबुल फजल जो ये लिखे हुए हैं इन चीजों को क्यों महत्व देता है, एक महत्व इस चीज का अबुल फजल बताता है कि क्यों ये क्रॉनिकल्स या फिर ये हिस्ट्रीज लिखना क्यों जरूरी है।
तो अबुल फजल की नज़र में ये लिखना इसीलिए ज़रूरी है, लिखित शब्द विगत युगों की बुद्धिमत्ता को मूर्त रूप दे सकता है, यानी कि जो हुआ है वो उसको किसी की आंखों के सामने एज इट इज पिक्चराइज कर सकता है और इस तरह में बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। उच्चारित शब्द उनके दिलो दिमाग में जाता है जो सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। लिखित शब्द न केवल पास रहने वाले लोगों बल्कि दूर स्थित लोगों को भी समझदारी सिखाता है। अगर लिखित शब्द न हो तो जो उच्चारित शब्द बहुत जल्दी मर जाएगा और हमारे पास उन लोगों की कोई निशानी नहीं रह जाएगी जो दिवंगत हो चुके हैं। सामान्य समझ के लोग तो अक्षरों को एक गहरी आकृति मात्र समझते हैं, पर गहराई से देखने वाले लोगों को इनमें एक प्रज्ञा दीप नजर आता है। अपने में हजारों किरणों को लिए होने के बावजूद लिखित शब्द काला दिखता है अथवा इस ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रकाश है जिस पर एक तिल है जो इसको बुरी नजर से बचाता है। खत या पत्र समझदारी की तस्वीर है, विचारों की दुनिया से निकाला हुआ खाका है, दिन को लाने वाली गहरी रोशनी है, ज्ञान से भरा हुआ घना बादल है। पत्र मौन होते हैं फिर भी वे बोलते हैं, स्थिर होते हैं फिर भी वे सफर करते हैं, पन्ने पर फैले हुए फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। खैर, लिखा तो बहुत सुंदर तरीके से है ना, कोई कविता पढ़ रही हूँ जैसे मैं। लैंग्वेज यूज फॉर राइटिंग क्रॉनिकल्स, अब किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, थोड़ा सा हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि भाई जो पहला है बाबरनामा वो पहले टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, बाबर ने अपनी मातृभाषा में लिखा था और बाद में उसको ट्रांसलेट पर्शियन लैंग्वेज में करवा लिया गया था, क्योंकि ये चगताई टर्क्स थे ओरिजिन से, इसलिए टर्किश की मदर टंग थी। बाद में पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज के रूप में अकबर ने कॉन्शियसली डेवलप की थी। लिटरेरी राइटिंग्स हैं, सुल्तान ऑफ दिल्ली जो इससे पहले जो सुल्तान थे उनकी भी पर्शियन ही थी, क्योंकि वो भी ईरान के ही थे, वहीं से आते हैं। फ्लॉरिश विद लोकल वेरिएंट्स लाइक हिंदवी, और फिर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी हिंदवी के साथ ही फ्लॉरिश होने लगी और काफ़ी जो यहाँ की भी भाषाएं थी उनके साथ भी इंटरमिक्स होने लगी थी। अ डाइक्रॉनिक अकाउंट, अभी क्रॉनिक्स हैं तो डाइक्रॉनिक और सिंक्रॉनिक ये दो टाइप के होते हैं। डाइक्रॉनिक अकाउंट ट्रेसेस डेवलपमेंट्स ओवर टाइम। डाइक्रॉनिक अकाउंट्स वो होते हैं जो एक के बाद एक टाइम को ट्रेस करते हैं, पहले ये हुआ इस समय में, ये हुआ फिर अगले साल ये हुआ या अगले सदी ये हुआ, ऐसा टाइम में चलते हैं। जबकि सिंक्रोनिक अकाउंट डिपिक्ट्स वन और सेवरल सिचुएशंस एट पर्टिकुलर मोमेंट और पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर मतलब यानी कि किसी पर्टिकुलर साल में या पर्टिकुलर दिन में या पर्टिकुलर एरा में जो चीजें अलग अलग चीजें हुई उनको दिखाता सिंक्रोनिक अकाउंट्स, उसके बारे में होते हैं। ठीक है। मुगल ऑफिशियल्स हिस्ट्रीज सच एज अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन। अकबरनामा पर्शियन में लिखी, बाबरनामा पहले टर्किश में थी, बाद में उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया। और जो कोर्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने सिर्फ राजाओं की नामानक लिखी थी इनकी, जो संस्कृत टेक्स्ट थे काफ़ी सारे उनको भी ट्रांसलेट किया था, जिसमें से रामायण और महाभारत प्रमुख है, और काफ़ी वेद और पुराणों को भी बाद में इन्होंने ट्रांसलेट करके पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। और काफ़ी सारे सिर्फ संस्कृत टेक्स्ट थे उनको भी ऑलमोस्ट सभी हो गए थे। महाभारत को जैसे कि एग्जाम्पल ले तो रज़्मनामा नाम से पर्शियन में ट्रांसलेट किया, दैट इज बुक ऑफ वॉर्स। दोज हु हैड कमांड ऑफ पर्शियन, इसीलिए पर्शियन को इतना महत्व दिया था, तो जिनकी पर्शियन पर पक्की कमांड है उनको कोर्ट में पावर और प्रेस्टीज दिया जाता था, उनका एक अलग से ओहदा होता था। स्पोकन बाय द किंग, द एलाइट एंड पीपल एट द रॉयल कोर्ट, कोर्ट में कोर्ट की भी लैंग्वेज थी क्योंकि राजा एलाइट और पीपल जो थे वो पर्शियन बोलते थे, में ही उनकी बातचीत होती थी। पर्शियन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस अदर इंडियन लैंग्वेज सच एस राजस्थानी, मराठी और तमिल, और यहाँ की लैंग्वेज को भी इन्फ्लुएंस किया, पर्शियन वर्ड्स इन लैंग्वेज में भी मिक्स हुए, और यहाँ की लैंग्वेज की वर्ड भी पर्शियन में आए, और एक नई हिंदवी या फिर जो उर्दू भाषा है वो इसी के कारण बनी थी कि यहाँ की भाषा से मिक्स होकर पर्शियन मिक्स होकर बाद में जो उर्दू नया वर्जन आया था वो इसी का था, इंडियनाइज्ड वर्जन है इसका। ऑब्जर्विंग एडम्स एंड वोकैबुलरी फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस। यूज ऑफ कैलीग्राफी, अब ये जो रिटन है जो है तो वो किस भाषा में लिखा गया है, पर्शियन में, लेकिन जो तरीका है जो आर्ट है राइटिंग की उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। और आज काफी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं कैलीग्राफी को, आपको पता होगा ये इन्होंने मुगलों ने ही इसको, या फिर
इजाद किया होगा। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मुगल वर हैंड रिटन। अब ये जो पांडुलिपियां हैं मुगल की हैं ऑब्वियसली सारी हैंड रिटन थी, कोई प्रिंटेड मशीन तो थी नहीं, और इसीलिए बहुत ही ग्रेट स्किल था उस टाइम पे, जो भी लिख सकते थे कैलीग्राफी स्टाइल में बहुत अच्छे से, तो उनको उनके लिए भी एक महत्व था। जो पर्शियन बोल सकते थे और जो कैलीग्राफी लिख सकते थे, दोनों ही लोगों को बहुत महत्व दिया जाता था कोर्ट में। प्रैक्टिस्ड विद डिफरेंट स्टाइल्स, और लिखने के स्टाइल्स भी अलग बहुत सारे थे, जैसे कि नस्तलीक है, ये एक स्टाइल है, ये फोटो आप देख रहे हैं कि स्टाइल है नस्तलीक रिटन का, तो अकबर का फेवरेट हैंड रिटन स्टाइल था। फ्लूइड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, ऐसे ऐसे लंबे लंबे स्ट्रोक्स में लिखता है। रिटन यूजिंग अ पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड टिप ऑफ 5 to 10 mm कॉल्ड कलम। कलम से लिखा जाता है जिसकी 10 mm 5 से 10 mm की टिप है। डिप्ड इन कार्बन इंक, शाही में डुबोया उस कलम को, निब को, और उसको आगे से थोड़ी सी बीच में से कटी होती थी ताकि वो सोख सके इंक को, और उसके बाद ऐसे इससे लिखा जाता था। ठीक है। वर्ड वर्क ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन। अब जो ये लिखते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ठीक है, वो कहाँ लिखा जाता था? इम्पीरियल किताब खाना अलग से एक जगह थी, जिसको लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, बट एक्चुअल में वो लाइब्रेरी कम और किताब खाना और लाइब्रेरी का मिक्स था, मतलब स्क्रिप्टोरियम था जहाँ पर स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं और लिखी हुई फिर उनको स्टोर भी किया जाता है। प्लेस वेयर एम्परर्स कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वर केप्ट एंड न्यू मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रोड्यूस्ड, दोनों चीजें थी। जैसे ये अब ये अफोलियो इन नस्तलीक है, रिटन स्टाइल है नस्तलीक, द वर्क ऑफ मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये इसने नीचे अपने साइन किए हुए, मोहम्मद हुसैन ने, कश्मीर का रहने वाला है कोई। वन ऑफ द फाइनेस्ट कैलीग्राफर्स एट अकबर्स कोर्ट। अब ये नाम याद रखना, अकबर के टाइम पे बहुत फेमस कैलीग्राफर था, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल जरीन कलम। तो जो लोग को कुछ अच्छा अवार्ड देना है तो अवार्ड के नाम पे उनको टाइटल भी दिया जाता था, जैसे कि उनको जरीन कलम इसको टाइटल दिया गया था, मोहम्मद हुसैन को गोल्डन पेन यानी कि, इन रिकॉग्निशन ऑफ द परफेक्टली प्रोपोर्शन curvature of his letters. The calligrapher has signed his name on the lower section of this page, taking up almost 1/4 of its space. अब अलग अलग टास्क क्या क्या रहते थे इसके किताब खाना में, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते थे जहाँ पर अलग अलग लोग हैं। पेपर मेकर है जो पेपर बनाते हैं, स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स हैं, गिल्डर्स हैं, पेंटर्स हैं, और बुक बाइंडर्स हैं। इनको अलग अलग काम कर रहे हैं सब के सब, सारे के सारे। ठीक है। फिनिश्ड जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको बहुत ही प्रेशियस मान के रखा जाता था कि भाई ये कला का एक महत्वपूर्ण नमूना है बहुत ही, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें कैलीग्राफी स्टाइल में लिखा है, उसमें पेंटिंग्स हैं, उसमें कुछ सुंदर तरीके से डिजाइन्स भी बने हुए हैं, और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि जिस भी रीजन से वो लिखी गई है वो तो है ही। पीपल हु वर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वर रिकॉग्नाइज्ड टाइटल्स एंड अवार्ड्स। काफी टाइटल और अवार्ड भी काफी दिए जाते थे, जिसमें से कैलीग्राफर और पेंटर हैं उनको तो हाई स्टेटस मिला है, मतलब जिसने लिखा है और पेंट किया है, पेंटिंग्स उसमें इंक्लूड किए। और जो पेपर मेकर है या बुक बाइंडर्स है जो ऐसे कारीगरी महान कारीगरी वाले काम नहीं है, तो वो ऐसे ही बेचारे रह जाते थे, छोटा मोटा अवार्ड दे देते थे उनको। ब्लू टाइल्स फ्रॉम अ श्राइन इन मुल्तान। ब्लू टाइल्स, ये फूल और पत्ते मैक्सिमम जगह पर जहाँ पर, क्योंकि इस्लाम में पेंटिंग्स बनाना वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, मना करते हैं, इन लोगों ने बनाया तो सूफी लोग इनके खिलाफ थे। तो वो अगर कुछ बनाना है, ड्राइंग करनी है, तो सिर्फ आप नेचर की ही ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे फूल पत्ते पेड़, सिर्फ इन्हीं की कर सकते हैं, किसी और चीज की नहीं कर सकते। बॉट बाय इमिग्रेंट माइग्रेंट आर्टिसंस फ्रॉम ईरान, पहले था। यूज ऑफ पेंटेड इमेजेस इन मुगल क्रॉनिकल्स। अब पेंटेड इमेजेस, ये जो क्रॉनिकल्स हैं इनमें काफी सारी पेंटेड इमेजेस भी हैं जो इस चैप्टर में बहुत बार दिखाई गई हैं, अलग अलग उसमें। Chronicles that narrates the events of Mughal emperor had images। अब उनकी कहानियां हैं, क्योंकि इसमें सारी कहानियां हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी उनके हरम की कहानियां, मतलब उनके घर की भी कहानियां हैं जहाँ पर ये रह रहे हैं मुगल एम्परर, और जो बाहर उनके राज्य में हो रहा है उनकी भी कहानियां हैं। तो क्या क्या हो रहा है
उनकी लाइफ का उसकी इमेजेस हैं भाई, कि शादी हुई, ब्याह हुआ, कहीं लड़ाई हुई तो उनकी भी पेंटिंग बना दी। तो वो सारी इसमें क्रॉनिकल्स में काफ़ी सारी इस तरीके की पेंटिंग है, और इस चैप्टर में जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सारी किसी न किसी क्रॉनिकल की ही हैं। ठीक है। Chronicles that narrates the events of Mughal emperor had images alongside the written text that describes events in visual form. स्क्राइब लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस। अब जो लिखता था वो बीच बीच में उसको लगता था कि भाई यहाँ पर इस चीज का कोई इमेज हो तो और अच्छा इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, जैसे किसी लड़ाई का है कि भाई युद्ध जीता तो उसका अगर कोई इमेज हुआ तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो वहां पर छोड़ देता था स्पेस, और फिर जो पेंटर था बाद में किसी पर पेंट करता था, पेंटिंग बनाता था और बाद में उस चीज को वहां पर प्लेस कर देता था। ठीक है, चिपका दिया जाता था। पेंटिंग्स एनहेंस द ब्यूटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, और ब्यूटी भी एनहेंस करती है इन पांडुलिपियों की पेंटिंग। कम्युनिकेटेड आइडियाज अबाउट किंगडम एंड द पावर ऑफ किंग्स। ये उनकी किंगडम और पावर को एक पिक्चर के थ्रू देखना और अच्छा लगता है, जैसे वो चीज सामने दिखाई दे रही हो, ऐसा होता है। पढ़ना अलग होता है। अबुल फजल डिस्क्राइब पेंटिंग इज मैजिकल आर्ट, और अबुल फजल इसलिए पेंटिंग को एक मैजिकल आर्ट के रूप में डिस्क्राइब करता है। पेंटिंग्स कुछ इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई इसमें लाइफ भर दी गई है। तो ऑब्वियसली हम जैसे देखते हैं कि पेंटिंग ऐसा लगता है हम कोई चीज आज अभी तो ऐसा होने लग गया है, इस चैप्टर में जो बुक पेंटिंग है वो तो हमको दिखेगी कि भाई ये तो पिक्चर है। अब तो ऐसी पेंटिंग्स बनने लग गई है, समझ में ही नहीं आएगा कि ये पेंटिंग है कि या फिर कोई सामने इंसान ही खड़ा है। अब तो इतना ज्यादा पेंटिंग और अच्छी हो गई है ना। Production of paintings portraying the emperor, his court, and the people who were part of it was a source of tension between rulers. अब पेंटिंग बना रहे हैं तो जैसा कि बताया कि भाई इस्लाम में लोगों की पेंटिंग बनाना हराम है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल मना है कि नहीं बना सकते हैं। क्यों भाई? कि इस्लामिक जो प्रोहिबिशन है ह्यूमन बींग्स की पोर्ट्रेयल का, जैसे हदीस में भी कहा गया है। अब कुरान तो तब जो मोहम्मद ने ईश्वर के बारे में बताया वो कुरान में आया, और उसके बाद जब शरिया वगैरह और चीजें बढ़ती चली गई उसमें फिर हदीस और भी पार्ट, 4 पार्ट मिलके कुरान बनता है, तो वो बाद का पार्ट है जिसकी डिस्क्रिप्शन लोग अलग अलग, कोई कुछ तरीके से करता है, कोई कुछ तरीके से करता है, क्योंकि सबने अपने जो उनको लगा कि भाई ऐसा होना चाहिए तो उन्होंने लिख दिया, वैसा होना चाहिए जो उनको पॉलिटिकली जो चीज करेक्ट लगी या फिर उनके हक में लगी उन्होंने लिख दिया उसमें। ठीक है। तो हदीस में जैसे डिस्क्राइब है कि भाई मोहम्मद की लाइफ का कोई इंसिडेंट होगा, अब उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, मुझे तो खैर खास ज्यादा पता नहीं है। प्रोफेट जिसमें बोलते हैं कि भाई जो लिविंग बींग्स हैं उनको नेचुरलिस्टिक मैनर में पेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो लिविंग बींग्स को बनाने का काम है वो तो ईश्वर का खुद का है, इंसान का नहीं है, तो ऐसी पेंटिंग मत बनाओ तुम। दिस वॉज अ फंक्शन दैट वॉज बिलीव टू बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू गॉड। अब अगर भगवान ने ही या अल्लाह ने ही बनाया इंसान को, तो खैर फूल पत्ते जो डिजाइन इस्लाम में है कि भाई ये बना लो, तो बनाया तो वो भी अल्लाह ने, ये सब कुछ ही तो अल्लाह ने ही बनाया या फिर ईश्वर ने बनाया। तो ये पार्टीशन कैसे कर सकते हैं कि भाई ये चीज बनाना है, ड्रॉ करना है, और ये चीज नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ये चीज अल्लाह ने बनाई है, बस सब कुछ ही बनाया है ना। ईश्वर अल्लाह एक ही है, सब कुछ, चाहे वो पत्थर ही हो चाहे ये ईंटें ही हो, सब कुछ हर जगह ईश्वर है और हर एक चीज ईश्वर ने बनाई है। तो ये सब जो लोग नहीं मानते इस चीज को वो ऐसे बोलते हैं, और जो मानते हैं वो इस चीज को कि भाई मोहम्मद ने, प्रॉफेट मोहम्मद ने मना किया था तो हम नहीं मनाएंगे। तो इंटरप्रिटेशंस इसलिए शरिया की टाइम के साथ चेंज होती गई, क्योंकि लॉजिकल चीजें हैं कुछ तो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं बाद में। वेरियस सोशल ग्रुप्स इंटरप्रेटेड द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन इन डिफरेंट वेज, क्योंकि बाद में जो चीज़ है, जैसे मैंने ये बताया था कि भाई कुरान का पार्ट है, कुरान भी है उसमें, हदीस है, और 2 पार्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहे उसके, जो कॉन्टिनेंटल जहाँ पर भी हुआ उनके हिसाब से नए रूल्स बना दिए। अब वो रूल लोग फॉलो करें या ना करें ये उनकी मर्जी है, ये कोई ईश्वरीय आदेश तो है नहीं कि भाई आप पेंटिंग मत बनाओ, आप इस तरीके के कपड़े पहनो या फिर ऐसा नहीं पहनो, और ये प्रैक्टिस करो ये नहीं करो। ये सब तो इंसान के बनाए हुए रूल हैं, तो कोई उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, जो उनकी नीड्स, जैसे कि जो उनकी पॉलिटिकल नीड्स को बेस्ट सूट करता है कि भाई हमारा सत्ता में रहना जरूरी है, या फिर हमारा
रिलीजियस सत्ता में रहना ज़रूरी है, वो इस हिसाब से उसको बना देंगे और लोगों को फिर फॉलो करना है नहीं करना है ये उनकी मर्जी है। मुस्लिम रूलर्स, हाँ एक नाम याद आया, कियास। कुरान, हदीस, कियास और इज्मा। इज्मा, ये 4 पार्ट है। तो वो बाद में लोग जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कि भाई हम तो हमारी मर्जी है, हम क्या पेंट करेंगे, हम कैसे कपड़े पहनेंगे, तो लेकिन फिर भी इस्लाम को मानते हैं, तो वो सिर्फ कुरान को ही मानते हैं, बाकी के जो पार्ट है हदीस और ये सब को उसको वो नहीं मानते हैं, वो सिर्फ कुरान को ही मानते हैं। यानी कि जो ईश्वर के बारे में या फिर ईश्वर की भक्ति करने के बारे में जो प्रोफेट मोहम्मद ने माना था, सिर्फ उतना ही पार्ट को मानते हैं, उससे ज्यादा नहीं मानते हैं वो लोग फिर। ठीक है। तो वेरियस सोशल ग्रुप्स इंटरप्रेटेड द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन इन डिफरेंट वेज, क्योंकि उसके लिए वो रीजनिंग भी देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी देते हैं कि भाई हम क्यों नहीं मान रहे हैं, हमको तो नहीं लगता ये चीज़ें, हमको भगवान मना करेगा पेंटिंग मत बनाओ। Each group put forward an understanding of tradition that would best suit their political needs। भाई उनको लग रहा है कि हमको ये रूल बनाना चाहिए, तुमने बना दिया क्योंकि तुमको लगा ये चीज तुम्हारे हक में है। मुस्लिम रूलर्स इन मैनी एशियन रीजन्स पैटर्नाइज आर्टिस्ट, इसलिए मुस्लिम रूलर्स जो इस चीज को नहीं मान रहे थे, उन्होंने काफी सारे आर्टिस्ट को पैटर्नाइज किया, उनको अपने कोर्ट में अपने अंडर रखा और उनसे अपनी इमेजेस, कोर्ट सीन्स, लड़ाई के सीन, त्योहार के, शादियों के और सारे सीन्स बनवाए कि भाई आप ड्रॉ कीजिए, हमें तो छपवाना है। आर्टिस्ट वो ट्रेंड, उनको ट्रेंड भी अच्छे से किया जाता था वर्कशॉप में, जैसे कि सफाविद किंग्स करते थे, और बेहजाद जो सफाविद कोर्ट का बहुत ही फेमस आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट ईरान से इंडिया में भी आए क्योंकि उनको लगा कि भाई हमारी कद्र हो रही है यहाँ पर, हमें अच्छा पैसा, नाम, शोहरत मिलेगा, वो आ गए। आर्टिस्ट लाइक मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद, जो हुमायूं के कोर्ट के काफी फेमस आर्टिस्ट थे, काफी सारे आर्टिस्ट भी माइग्रेट होके दिल्ली आए थे अपॉर्चुनिटीज के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है। किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। अब ये पेंटिंग्स को अबुल फजल जैसे मैजिकल आर्ट बता रहा है, तो क्या उसके बारे में और बोलता है ये पढ़ते हैं। किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। अपनी युवावस्था के एकदम शुरुआती दिनों से ही महामहिम ने इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। महामहिम ये अकबर को बोल रहे हैं, ठीक है। वे इसे अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते हुए इस कला को हर संभव प्रोत्साहन देते हैं। चित्रकारों की एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगाई गई है। हर हफ्ते शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लिपिक बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते हैं और महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम देते तथा कलाकारों के मासिक वेतन में वृद्धि करते हैं। अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे हैं और बेहजाद जैसे चित्रकारों की अत्युत्तम कलाकृतियों को तो उन यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समकक्ष में ही रखा जा सकता है, जिन्होंने विश्व में व्यापक ख्याति अर्जित कर ली है। अच्छा, इस टाइम पे यूरोप में भी रेनेसा वगैरह के बाद काफी पेंटिंग्स बनने भी आपको पता है हो गई थी शुरू। ब्योरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है वह अतुलनीय है। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी प्राणवान प्रतीत होती हैं। 100 से अधिक चित्रकार इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हो गए हैं। हिंदू कलाकारों के लिए यह बात खास तौर पर सही है। उनके चित्र वस्तुओं की हमारी कल्पना से कहीं परे हैं। वस्तुतः पूरे विश्व में कुछ लोग ही उनके समान पाए जा सकते हैं। और इंडियन पेंटर्स को और ज्यादा सराहा है। ओके, तो ये वाला पार्ट है यहाँ पर खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट में हम दोबारा मिलते हैं। इसमें आपको अगर कुछ है क्वेरी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताते रहिए, मेरी वीडियोस कैसी आपको लगती हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।